कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग वापस से आ चुके हैं हमारे आरंभ बैच के लेक्चर पे। लेक्चर नंबर हमारा 3 है, जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसने अभी तक नहीं देखा है, जो कि है आरंभ बैच का लेक्चर नंबर 2, तो जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां पर उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, जहां पे आप जाकर उस चैप्टर को कुछ ही घंटों में खत्म कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। आइए बढ़ते। सबसे पहले टॉपिक्स टू बी कवर्ड। कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे? 3 टॉपिक हम लोग को मेजर टॉपिक्स में पढ़ना है। कौन कौन से 3 टॉपिक हैं? फोर्स, पहला टॉपिक है व्हाट इज फोर्स होता है। दूसरा है गैलीलियोस एनालिसिस अबाउट मोशन, मतलब एक साइंटिस्ट है गैलीलियो, उनका एनालिसिस क्या था मोशन के लिए। और न्यूटन के लॉ पढ़ने, इसमें 3 लॉ होते हैं न्यूटन के, वही पढ़ने। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। हम लोग ना पढ़ते हैं। रेस्ट और मोशन 2 चीज होती है, एक होता है रेस्ट, एक होता है मोशन। ठीक है, रेस्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग डजंट चेंज ओवर टाइम। मतलब एक ऑब्जेक्ट तब रेस्ट कहलाएगा जब जैसे वो जहां पर है अभी वहां पर है। जैसे कि हमारा घर, भैया घर आज यहाँ पर है, यहीं पर रहेगा, कुछ दिन बाद कहीं और थोड़ा चला जाएगा। हाँ, तो सर ये क्या रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, जैसे कि कोई अगर पेड़ है तो ये जैसे कि अभी यहाँ पर कहीं उगा है तो वो वहीं पर रहेगा, उगेगा, कहीं और तो जाएगा नहीं। तो वो चीज रेस्ट पे। तो ये ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट पे रहता है जब तक वो रिलेटिव रहता है सराउंडिंग से और उसका चेंज नहीं होता है समय के साथ साथ। ठीक है, मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट्स पोजीशन डज चेंज विद टाइम। मोशन में तब होता है, पहला चैप्टर में पढ़ा था मोशन क्या होता है, तो आज आप लोग सिर्फ उसको देख लीजिएगा। मोशन तब होता है, उसका डिटेल इसी में है। तो मोशन तब होता है जब जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन बदलती रहती है टाइम के साथ। जैसे कि कोई कार है, तो भैया जैसे आप कहीं जा रहे हो, आज यहाँ इलाहाबाद में हो, ठीक है, अब कुछ देर बाद आप पहुंच गए बनारस, बनारस पहुंच गए, तो इसकी कार की पोजीशन चेंज हुई हुई तो ये क्या, ये ऑब्जेक्ट किसमें? मोशन में। पृथ्वी, पृथ्वी घूमती रहती है, यस सर घूमती रहती है, तो वो भी मोशन में है। लहर, लहर भी चलती रहती है, तो ये सब क्या है? मोशन में है। तो यही सिंपल सी डेफिनेशन थी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब इस चैप्टर का जहां से शुरू है मेन पार्ट यही है। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है? ये आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे। सर हम लोग छोटी क्लास में पढ़े ही नहीं, कोई बात नहीं, आइए हम पढ़ाते हैं आपको। फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी चीज को ढकेल रहे हैं या खींच रहे हैं, ये क्या है? फोर्स है। तो फोर्स क्या है? फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट या ऑन दी बॉडी। फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफर्ट दैट कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट और चेंज इट्स स्टेट। फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल इफर्ट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। स्टेट ऑफ रेस्ट को भी चेंज कर देता है। जैसे कोई बॉल, स्क्वीजी बॉल देखे हो, ये ऐसा देखे हैं, उसको दबाते हो जब तो उसका शेप बदलता है। हाँ, तो हमने उसमें क्या दबाने पे क्या लगाया? हमने फोर्स लगाया। अच्छा भैया, मम्मी कहती है बेटा अलमारी उधर थोड़ा खिसका दो, ठेलते हो, क्या कर दिया? हमने फोर्स लगाया, क्या किया? पुश किया। और भाई बेटवा बेटा वो नहीं उठ रहा, उसको खींच लो। कुछ चीज बच्चे रहते हैं, कार खींच खींच के खेलते हैं ना, तो क्या है? वो पुल है। तो ये सब क्या है? फोर्स है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सर ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है? ये जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपको बड़ी क्लास में भी काम आने वाला है और ये पूरे आपके 9 में काम आएगा। वेक्टर 2 क्वांटिटी होती है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर मतलब क्या होता है? जिसमें डिस्टेंस के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी बताए। मैग्नीट्यूड मतलब किस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताए। भाई मुल्ला बोल दिया था, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ क्या क्या बताए? ओ सॉरी, स्केलर में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। थोड़ा दिक्कत आ गई थी, सॉरी सॉरी, मैं वेक्टर बताने लगा था। स्केलर में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। क्या बताता है? मैग्नीट्यूड की मतलब कितने स्पीड में चल रहा है, कितना तेज चल रहा है। बट वेक्टर में बताता है किस डायरेक्शन में चल रहा है। मतलब ये मैग्नीट्यूड के साथ क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? मैग्नीट्यूड के साथ सर डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो फिर से बताओ, स्केलर क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है कि कितना किलोमीटर जाना है, इतना जाना है। ये स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मीन मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताता है कि ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन। तो फोर्स भैया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी बताते हैं। हम लोग भैया नॉर्थ की तरफ हम लोग पुश कर रहे हैं, हम लोग भैया वेस्ट की तरफ पुश कर रहे हैं, तो क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। ये इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट क्या है? फोर्स की न्यूटन। तो मतलब फोर्स को न्यूटन में नापा जाता है। किसमें नापा जाता है? न्यूटन में। किसमें? न्यूटन में। ठीक है, इट्स सीजीएस यूनिट इज डाइन। उसकी सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन। और 1 न्यूटन में 1 लैख डाइन होता है। कितने डाइन होते हैं? 1 लाख डाइन होते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट इतना ध्यान दीजिएगा, इसका ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। ठीक है,
इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसके इफेक्ट्स क्या है। तो पहला इफेक्ट, फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी मूव। कोई स्टेशनरी बॉडी है उससे हम लोग उसे मूव कर सकते हैं, किसके हेल्प से, फोर्स के हेल्प से। तो अब फुटबॉल कैन बी सेड टू मूव बाय किकिंग इट। हम लोग फोर्स लगाते हैं, जैसे कोई फुटबॉल रखा उसको मारेंगे किक करेंगे तो ये मूव करेगा। हाँ सर, ये फोर्स है। पहला इसका ये कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प करता है। दूसरा, फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब जो फोर्स रहता है वो मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, जैसे कि ब्रेक मारते हो गाड़ी हमारी चलती रहती है, रुक जाती है। तो यही लिखा है एग्जांपल, बाय अप्लाइंग ब्रेक अ रनिंग साइकिल और रनिंग व्हीकल कैन बी स्टॉप्ड। और फोर्स कैन बी चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स रहता है वो डायरेक्शन बदल देता है, जैसे कि आप इसे स्टीयरिंग लिए रहते हैं, उसे मोड़ते हैं हम लोग तो डायरेक्शन बदल जाती है ना कार की। तो बाय अप्लाइंग फोर्स बाय मूविंग स्टीयरिंग द डायरेक्शन ऑफ अ रनिंग व्हीकल इज चेंज्ड। फोर्स क्या क्या करता है, तीन चीजें भी हमने देखी, क्या क्या। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को चलने चलने में मदद करता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करना देता है पहला। दूसरा, जो रेस्ट में रहता है उसे मूव करने मदद करता है ना। यू कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, पहला क्या था, जो रुका है उसे हम लोग मूव कर सकते हैं, और दूसरा क्या था, जो मूव कर रहा है उसे रोक सकते हैं, दोनों अपोजिट है। तीसरा, हम लोग उससे डायरेक्शन बदल सकते हैं, स्पीड बदल सकते हैं। फोर्स कैन चेंज दी स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट और चेंज और साइज एंड शेप। ये 5 पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं यहाँ लिख के आपको दे रहा हूँ, मैं मेरे मुंह से बोल रहा हूँ कि ये वाला टॉपिक आपके पेपर में 100% श्योर है, 5 नंबर का एक सवाल आएगा, ठीक है। और ये आपके पेपर में मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप कमेंट करके जाइएगा कि भैया मेरे पेपर में नहीं मिला है। तो फिर से ध्यान दीजिए, कौन कौन सा, स्टीयरिंग ऑब्जेक्ट को मूव करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकता है, डायरेक्शन बदलता है, स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी बदलता है फोर्स। जैसे कि से आप झूलना झूल रहे हैं, आपका दोस्त पीछे ठेला फोर्स दिया तो स्पीड बढ़ जाएगी ना, आप ऊपर ज्यादा दूर लग जाते हैं। और पांचवा, फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ साइज। मैंने बॉटल बताया था, जैसे पत्थर को आप फोर्स लगा के तोड़ देते हैं, उसका शीट बन जाता है वो ना। तो ये सब क्या है, पॉइंट है। तो हमने 5 पॉइंट जो पढ़े हैं उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के, जो कि है डिफरेंस बिटवीन बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। इन दोनों में से एक टॉपिक आएगा, ठीक है। कौन कौन सा मैंने बताया था, ये तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में से आएगा क्वेश्चन, ये तो इस दोनों में डिफरेंस में से आएगा, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। व्हाट इज बैलेंस फोर्स, व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी एंड प्रोड्यूस अ नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। मतलब जो इसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इधर भैया आप खड़े हैं, कौन खड़ा है, आप खड़े हैं, यहाँ आपका मित्र खड़ा है, चिंटू लाल और मिंटू लाल खड़े हैं, तो मान लीजिए, ठीक है, ये चिंटू लाल है, ये मिंटू लाल है, ठीक है, सी से चिंटू लाल, एम से मिंटू लाल। ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर से फोर्स लगा रहा है, दोनों ने इक्वल फोर्स लगा। मान लो इन्होंने लगाया 1 न्यूटन का फोर्स। न्यूटन मैंने बताया था फोर्स को किससे में, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और तो आपके मिंटू लाल दोस्त ने भी 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो ये ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, जो हमने फोर्स लगाया दोनों, ये इनका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एक एक 1 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, एक 1 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, 1 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, 0 न्यूटन लग रहा है। तो ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना है, 0 न्यूटन है। तो इसी फोर्स को हम लोग बैलेंस फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स, बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, when two or more force act on a body and produce a net force not equal to zero, the forces are called unbalanced force। इसी एग्जांपल से देखते हैं। अब की बार मानिए आपका दोस्त अब खाना खा के आया है, इस बार क्या खा के आया है, खाना खा के आया है, और आप तो लगा रहे हो, मिंटू लाल लगा रहा है 1 न्यूटन का फोर्स और चिंटू लाल ने लगाया 2 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स होता है ज्यादा वाला फोर्स, हायर फोर्स माइनस लोअर फोर्स। हायर फोर्स में ज्यादा फोर्स कितना है, 2 न्यूटन, और कम वाला कितना है, 1 न्यूटन। तो टोटल कितना हो गया, 1 न्यूटन हो गया टोटल, 2 माइनस 1 1 न्यूटन। तो इस पे ऑब्जेक्ट पे नॉट इक्वल टू जीरो का फोर्स लगेगा, तो ये भैया कौन सा, अनबैलेंस फोर्स कहलाएगा। तो यही इन दोनों में डिफरेंस है। और बैलेंस फोर्स डज नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज इन द स्टेट और यूनिफॉर्म ऑफ द, मतलब कि सिंपल सी बात है, अगर नेट फोर्स जीरो है तो वो ना, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो रेस्ट पे रहेगा हमेशा ना। कैसा रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। और अनबैलेंस फोर्स में चेंज आता है स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में। बैलेंस फोर्स बॉडी को एक्सीलरेट नहीं करवाती है, लेकिन अनबैलेंस करवाती है। एक्सीलरेट कहाँ हो रहा है, जैसे है वैसे ही चल रहा है। और इन बैलेंस फोर्स द फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। क्या होता है, बैलेंस फोर्स में जो फोर्स रहती है वो इक्वल रहते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट रहते हैं। आप इधर भैया अपोजिट कैसे, आप जैसे कि इस साइड खींच रहे हैं और आपका दूसरी साइड खींच रहे हैं, अपोजिट है ना डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड में इक्वल है, कैंसिलिंग ईच अदर आउट, मैंने बता दिया ये सब। इन अनबैलेंस फोर्स में अनइक्वल रहता है मैग्नीट्यूड में, जिससे ऑब्जेक्ट मूव कर देता है,
जिस साइड ग्रेटर फोर्स है आपका इधर, अब इसमें ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, आपका जब 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा है तो ऑब्जेक्ट एच इंटू एल की तरफ मूव करेगा ना, तो यही है इन दोनों का डिफरेंस। बढ़ते हैं हम लोग के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि एक बार से आपको देखना तो देख लीजिए, एक बार इसको पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों का डिफरेंस आप पढ़िए, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, ये सब जो रेड है इसको हटा देता हूँ, आप जल्दी से इसको पढ़ लीजिए एक बार डिफरेंस। और अगर अगर आपने नोट नहीं किया जल्दी से इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, जल्दी इसको पढ़ लीजिए तो लिख लीजिए। जल्दी जल्दी लिख लीजिए, ये तो पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जो छोड़ देता है उसका भैया नंबर गया पास में, तो इसलिए ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए आप लोग पढ़ लिए होंगे, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा रिजल्टेंट फोर्स। कौन सा फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। द रिजल्टेंट फोर्स इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन मल्टीपल फोर्स आर कंबाइंड। रिजल्टेंट फोर्स ऐसा होता है कि ये क्या होता है, ये टोटल फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है जब अलग अलग फोर्स अप्लाई होते हैं, क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं, तो वही क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स होता है। द रिजल्टेंट फोर्स इज टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन मल्टीपल फोर्स आर कंबाइंड। अलग अलग फोर्स हैं जब वो कंबाइन होते हैं तो उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। इट इज आल्सो नोन एज नेट फोर्स, जिसे हम लोग नेट फोर्स भी कहते हैं। द रिजल्टेंट फोर्स हैज द सेम इफेक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एज द ओरिजिनल सिस्टम ऑफ फोर्स। इस रिजल्टेंट फोर्स में सेम इफेक्ट होता है ऑब्जेक्ट में, जैसे कि ओरिजिनल सिस्टम ऑफ फोर्स पे होता है, जैसे कि 730 न्यूटन, 950 न्यूटन। इधर अगर 1050 न्यूटन है और इधर 500 न्यूटन है तो 760 न्यूटन इधर लग जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? एकदम आसान है, कुछ नहीं है कि जितने अलग अलग फोर्स अगर कंबाइन होते हैं मल्टीपल फोर्स, तो वही फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे हम लोग नेट फोर्स भी कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। नहीं समझ आ रहा है? समझ आ गया सर, ठीक है। बढ़े हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। यस सर। गैलीलियोस एनालिसिस ऑन मोशन। मोशन पे गैलीलियो एक भैया वो थे, क्या थे, साइंटिस्ट। उन्होंने एनालाइज किया मोशन के, एनालाइज किया मोशन पे। इन्होंने क्या किया, एरिस्टोटल बिलीव नेचर स्टेट ऑफ बॉडीज इज रेस्ट। इन्होंने कहा, एस्ट्रोलॉजिस्ट जो थे, एस्ट्रोलॉजिस्ट कह रहा हूँ, एरिस्टोटलीस बिलीव क्या थे, नेचुरल स्टेट ऑफ बॉडीज इज रेस्ट, मतलब जो नेचुरल बॉडी रहते हैं वो रेस्ट में रहते हैं। गैलीलियोस अपोजिशन ने बोला चैलेंज एरिस्टोटलिस्ट व्यू, मतलब ये दोनों साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा नेचुरल स्टेट ऑफ बॉडी क्या होती है, रेस्ट पे रहती है, और गैलीलियो ने कहा नहीं, इन्होंने इनको चैलेंज कर दिया। इन्होंने क्या देखा, बॉल इज रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, स्पीड इंक्रीजेस। जैसे इन्होंने ऐसे दो ठुको बना दिए स्लाइड, जैसे ये स्लाइड बनाए और इधर दो स्लाइड बनाए। इन्होंने देखा जैसे ही जब बॉल नीचे गिर रही है तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, बॉल रोलिंग अप एन इंक्लाइन प्लेन स्पीड डिक्रीजेस। अब जैसे ही ऊपर जा रहा है तो स्पीड उसकी डिक्रीज हो रही है ना। तो ये इन्होंने ये देखा। अगर उन्होंने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे उन्होंने देखा तो क्या कहा, ऑन स्मूथ सरफेस बॉल कंटिन्यूज टू मूव। जो जैसे कि ये है हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो ये बॉल कंटिन्यू कर रही है मूव, ठीक है। स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट विद नो एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसमें ना फ्रिक्शन लग रहा है ना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। कंक्लूजन, यहाँ कंक्लूजन क्या आया, बॉडी नेचुरल अपोज चार्ज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। जो बॉडी रहती है वो अपोज करती है, नेचुरली अपोज करती है चेंजेस को, उनके स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग इनर्शिया को, इनर्शिया की तरफ। इनर्शिया क्या होता है सर? Inertia is defined as property of matter by which it tries to maintain a state of rest of uniform motion along in a straight line। क्या कुछ समझ नहीं आया सर? मतलब क्या होता है, इनर्शिया डिफाइंड होता है एक मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे वो अपनी ट्राई करता है मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी स्ट्रेट लाइन है उस पे जब वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे है या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म है या रेस्ट है, तो यही इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर बाय इट्स मास। इनर्शिया किससे मेजर किया जाता है, उसके मास से। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास से। दिस मींस इनर्शिया इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मास एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन मास। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक, और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जैसे ही इसे स्पीड बढ़ेगी, ओ मतलब इनर्शिया बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा। अगर बोला था इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इनर्शिया जब बढ़ेगी तो मास कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास से, जब इनर्शिया बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा, और इनर्शिया डिक्रीज होगी तो डिक्रीज भी बढ़ेगा, ओ सॉरी मास भी बढ़ेगा। Inertia of rest, an object stays at rest and is depend at rest until an external force affect it. Inertia of motion, an object will continue to be in motion until a force act on it.
ठीक है। तो फिर से एक बार इनर्शिया समझा रहा, बहुत बच्चे को लग रहा होगा सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, इनर्शिया नहीं समझ आ रहा है, एक बार दोबारा से इनर्शिया समझिए। इनर्शिया ऐसा होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की, जैसे कि कोई चीज अगर चल रही है तो वो चलती ही रहे, उसे हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई चीज रुकी है तो वो ऑब्जेक्ट चाहता है वो रुका ही रहे। जैसे कि अगर आप बस आपकी चलती रहती है, आपने देखा होगा बस में बैठे रहते हैं, चलता रहता है बस, अगर अचानक से ब्रेक मारता है तो आप आगे तरफ होते हैं ना। क्यों होते हैं? क्योंकि आपको बॉडी सोचती है कि हम लोग चल रहे हैं, वो चलना ही चाहती है, लेकिन ब्रेक लग जाता है जिसकी वजह से आप आगे चले जाते हैं थोड़ा सा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? जैसे कि आपकी गाड़ी रुकी हुई है, अचानक से चलती है तो आप पीछे थोड़ा थोड़ा गिर जाते हैं ना, तो क्या इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। तो इनर्शिया एक ऐसी है, मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट या मटेरियल, वो अगर वो मोशन में तो चाहता है वो मोशन में रहे, अगर रेस्ट में है तो चाहता है रेस्ट में रहे। तो यही दो प्रकार के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? एन और ये इनर्शिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है? किसके? मास से, मतलब जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा इनर्शिया रहेगी। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलता है एन ऑब्जेक्ट स्टेज एट रेस्ट एंड इट रिमेंस एट रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अफेक्ट इट। मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट ही रहना चाहता है। कब तक? जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अफेक्ट करे। जैसे कि व्हेन अ कार एक्सीलरेट पैसेंजर में फील एज टफ देयर बॉडीज आर मूविंग बैकवर्ड। मैंने बताया अभी, जैसे कि अगर अगर कार रहती है एक्सीलरेट करती है तो पैसेंजर को लगता है उनकी बॉडी पीछे तरफ जा रही है ना, तो ये क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इन रियलिटी इनर्शिया इज मेकिंग देयर बॉडी स्टे इन प्लेस एज द कार मूव फॉरवर्ड। रियल में क्या होता है? रियल में आपकी जो बॉडी रहती है वो चाहती है हम रेस्ट पे ही रहे, बट अगर वो चलने लगी गाड़ी तो आप स्लिप पीछे हो जाते हैं थोड़ा सा, इसलिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। और ये इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन अंटिल अ फोर्स एक्ट ऑन इट। मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो इनर्शिया चाहती है कि वो ऑब्जेक्ट चलते ही रहे, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा तो वो रुक जाएगी। जैसे कि हॉकी पुक विल कंटिन्यू टू स्लाइड अक्रॉस आइस अंटिल एक्टेड अपॉन बाय एन आउटसाइड फोर्स। ये थोड़ा घटिया एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल मैंने जो बताया था, अगर गाड़ी चलती रहती है और अचानक से रुके तो आप आगे चले जाते हैं, यही क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन है सर। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ। हाँ, मैं इस लेक्चर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में दिखने की बहुत ज्यादा चांस है। देखिए क्वेश्चन क्या है? व्हाई डज अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल बैकवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टार्ट मूविंग? कह रहा है कि अगर अचानक से बस, अगर कोई आदमी खड़ा है बस में, वो पीछे की तरफ क्यों गिर जाता है जब बस सडनली स्टार्ट होती है? ये देखो, जैसे आदमी था गिर गया, क्यों गिरा? मैंने बताया था इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। इनिशियली बोथ द बस एंड द पर्सन आर एट रेस्ट। पहले दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट पे थी। व्हेन द बस सडनली स्टार्ट मूविंग, जब बस अचानक से चलने शुरू हुई, द लेग्स ऑफ द पर्सन मूव विद द बस, लेकिन जो उसका लेग था उस पर्सन का, वो बस के साथ मूव होना था, बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया। लेकिन उसका अपर पार्ट ऑफ बॉडी क्या रहती है? रिमेन एट रेस्ट, रेस्ट पे रहना चाहती है। किस लिए? क्योंकि अभी तक रेस्ट पे थी, causing them to fall backward if they are not alert। अगर अलर्ट नहीं तो पीछे गिर जाते हैं। इसका दूसरा पार्ट, व्हाट डज अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन द ड्राइवर सडनली अप्लाइज द ब्रेक्स? मैंने ये एग्जांपल से बता दिया था आपको। कह रहा है कि अगर कोई पर्सन खड़ा है और अचानक से बस अगर रुकती है, ब्रेक मारती है, तो आप आगे तरफ क्यों गिरते हैं? ये गिर गया ना और पर्सन, क्यों? क्योंकि ये इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है। व्हेन द बस इज मूविंग, जब बस मूव करती है द पर्सन इज आल्सो इन मोशन, पर्सन भी मोशन रहता है along with it। व्हेन द ब्रेक्स आर सडनली अप्लाइड, और जब ब्रेक सडनली अप्लाई होती है, द बस स्लोज डाउन और स्टॉप अब्रप्टली। अगर ब्रेक लगता है तो बस तुरंत रुक जाती है, ये स्लो हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। लेकिन अपर पार्ट ऑफ द पर्सन क्या रहता है? मोशन में रहना चाहता है। किसकी वजह से? ड्यू टू इनर्शिया की वजह से, causing them to fall forward, इसकी वजह से वो पीछे गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर सीट बेल्ट यूज इन कार एंड अदर व्हीकल्स? वही इनर्शिया मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, जिससे वो आगे और पीछे ना गिरे, इसलिए सीट बेल्ट यूज होता है। हाउ व्हाई डू वी गिव मैनी जग्स टू वेट क्लॉथ बिफोर हैंगिंग देम टू ड्राई? मतलब हम लोग जैसे कोई कपड़ा है, उसे हम लोग सूखने से पहले क्यों उसे उतना उसका मतलब निचोड़ते नहीं है? ये क्यों करते हैं? क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट रहता है, फैब्रिक निकल जाए, वरना अगर जब सडनली निकलता है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है इनर्शिया वजह से, जिससे क्या होता है? ये ऐसे जर्स निकलते हैं, ठीक है, इसे जर्स बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डज द कॉइन फॉल इनटू ग्लास टम्बल व्हेन द कार्ड इज फ्लिक्ड अवे क्विकली? जैसे कॉइन किस लिए ग्लास टेम्बर में गिर जाता है जब कार्ड को तेज से मारते हैं? क्योंकि वो रेस्ट में था तो रेस्ट में रहना चाहता है, इसलिए जब हटता है तो नीचे गिर जाता है। व्हाई डज वाटर स्पिल व्हेन यू टर्न अराउंड क्विकली होल्डिंग अ ट्राई with a water filled drum? या inertia की वजह से। Why is the head of hammer tightened by banging the handle against the hard surface? मतलब इसमें जब मारते हैं तो ये टाइट कैसे हो जाता है भाई? इनर्शिया की वजह से होता है। When the handle is stuck against the surface, the handle come to rest पे आ जाता है, but the head of the hammer due to inertia continues moving downward and tighten into the
handle up after you get it strikes. Why does only the bottom coin move when a pile of coin of a carom board in hit a striker? स्ट्राइकर से जब मारते हैं हम लोग तो बॉटम कॉइन की मूव होता है पाइल में, ये भी इनर्सी की वजह से होता है, रेस्ट रहता है उसके इनर्सी से हो जाता है। ये क्वेश्चन है 2016-2018 में आया है सीबीएसई के सैंपल पेपर में। ठीक है, सीबीएसई ने जो एसक्यूपी सैंपल पेपर रिलीज करती है इसमें इसने 2016, 2017, 18 में दिया है। बिटवीन अ फुटबॉल एंड रॉक ऑफ सेम साइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया? मतलब फुटबॉल और रॉक है, दोनों के पास सेम साइज है, इसमें से किसके पास ज्यादा इनर्शिया होगा? जल्दी कमेंट कीजिए। हाँ, किसके पास होगा? रॉक के पास ज्यादा इनर्शिया होगा। क्यों सर? अभी हमने देखा था इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया किसके प्रोपोर्शनल है? मास से। तो अगर रॉक का मास ज्यादा होगा इसलिए इसकी इनर्शिया ज्यादा रहेगा, फुटबॉल का मास कम रहेगा इसलिए उसका इनर्शिया कम रहेगा। समझ में आ गया? यस सर। अब पढ़ते हैं हमारे न्यूटन बाबा की लॉ की तरफ। किसकी बाबा? न्यूटन बाबा की लॉ की तरफ। ये न्यूटन बाबा ने हमारी पूरा, उन्हीं की वजह से हमारा सिलेबस इंक्रीज हुआ है। तो न्यूटन बाबा ने हमें 3 लॉ दिए। कौन कौन से दिए हैं? पहला न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलते हैं, दूसरे न्यूटन सेकंड लॉ बोलते हैं, तीसरे न्यूटन थर्ड लॉ बोलते हैं। एकदम इजी है। क्या बोलता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट अ बॉडी रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। भैया न्यूटन बाबा ने क्या बोला? पहला ये लॉ दिया, इन्होंने वही बोल दिया कि अगर कोई और एक बॉडी रहना चाहती है रेस्ट पे, अगर वो रेस्ट में है और रहना चाहती है मोशन में, जब मोशन में रहती है, यही इनर्शिया वाला इनका फर्स्ट लॉ था। जो हमने इनर्शिया भी पढ़ा ना, ये सब पढ़ा, यही इनका क्या था? फर्स्ट लॉ था। मतलब कि अगर जो कोई बॉडी है वो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर वो रेस्ट पे और मोशन पे रहना चाहती है जब वो मोशन में, यही इनका फर्स्ट लॉ था न्यूटन बाबा का। देयर आर टू कंडीशन विद फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज डिपेंडेंट। जो ये लॉ है वो दो चीज पे डिपेंड रहता है। किस पे रहता है सर? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एक रहता है, ये डिपेंड रहता है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है या ऑब्जेक्ट इन मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट मतलब रेस्ट पे रहता है तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी स्पीडिंग जैसे होती है। ठीक है, ये लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो वेलोसिटी अगर ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, और एक्सीलरेशन भी जीरो रहता है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट रहता है। देयरफॉर द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, इसलिए ऑब्जेक्ट क्या कहता है? भैया मैं रेस्ट पे रहूं। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वेलोसिटी जीरो के इक्वल नहीं हो सकती ना, एक्सीलरेशन हो सकता है जीरो के इक्वल ना, एक्सीलरेशन जीरो के इक्वल हो सकता है कि नहीं हो सकता है सर। और देयरफॉर द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू, इसलिए वो ऑब्जेक्ट चाहता है हम मोशन में रहें, जिसकी वजह से विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन। इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट इन मोशन और ऑब्जेक्ट इन रेस्ट पे ये डिपेंड रहता है। हमने भी पढ़ लिया था इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यही इनका पहला लॉ था। कुछ एग्जांपल फिर से एक बार देख लो। इनर्शिया का जो अभी हमने एग्जांपल देखा था वही एग्जांपल यहाँ पर लिखा है। अपर साइड से बस फॉल बैकवर्ड बल फॉरवर्ड ना, ये इनर्शिया था, ये इनका पहला लॉ था। अब पढ़ते हैं हम लोग मोमेंटम। क्या पढ़ेंगे? मोमेंटम। अभी तो हमने क्या पढ़ा था? इनर्शिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोमेंटम। आइए पढ़ते हैं सर, मोमेंटम पढ़ते हैं। पढ़े? ठीक है, पढ़ते हैं। अभी सर बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ये बस छोटा चैप्टर है, कुछ नहीं था इसमें, ये लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, हमने 3 चीज देखना था, 2 चीज हमने देख लिया, तीसरी चीज हम लोग देख रहे हैं। तो पहला हमने इनर्शिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम देख, किसने किसको समझ आ गया इनर्शिया होता है। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट हैज। मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन, उस मोशन कोई ऑब्जेक्ट के पास कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है, यही क्या होता है? मोमेंटम है। किसी ऑब्जेक्ट के पास कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है, यही मोमेंटम है। कितना ऑब्जेक्ट के पास कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है, यही मोमेंटम है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये एक बार आपको अच्छे समझ आ जाए। समझ में आ गया ना? क्या होता है ये मोमेंटम? क्वांटिटी ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट हैज, द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास इज कॉल्ड मोमेंटम। ये तो सिंपल भाषा में अगर बोले तो वेलोसिटी मींस स्पीड, वेलोसिटी और मास का जो प्रोडक्ट रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी। ध्यान दीजिएगा, मोमेंटम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। कौन से लेटर? पी मतलब स्मॉल लेटर पी से, ये नहीं भैया बड़े लेटर पी से लिख के आ जाओ। तो स्मॉल लेटर पी से हम लोग किसे डिनोट करते हैं? मोमेंटम को। और मोमेंटम इक्वल हमने क्या देखा? वेलोसिटी एंड मास का प्रोडक्ट। वेलोसिटी को हमने देखा था किससे डिनोट करते हैं? v से, और मास को m से। m से मास, v से वेलोसिटी और p से मोमेंटम। ठीक है, समझ आएगा? p इक्वल टू m इंटू वी। इसे ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप में आएगा। इसे पूछेगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट है 2 kg मास का, कितने मास का? 2 kg उसका मास है, ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड है। तो बताइए इसका मोमेंटम कितना रहेगा? बताइए।
बहुत ही बढ़िया, बहुत बच्चे ने आंसर सही दिया, 6 रहेगा मोमेंटम, तो यही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, जहां P इक्वल मोमेंटम, M इक्वल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, V इक्वल टू वेलोसिटी ऑब्जेक्ट, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, इम्पल्स कोई इंपॉर्टेंट नहीं वैसे, बात इसको याद रखिएगा एक बार, इम्पल्स इक्वल फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स एक रहता है ये चीज जिसे हम लोग फोर्स इनटू टाइम का ही प्रयोग करता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो, बट पढ़ लीजिएगा एक बार, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, कभी कभी ये एमसीक्यू में पूछ लेता है, इम्पल्स इक्वल टू बता दीजिएगा। तो हमने क्या देखा, P इक्वल टू मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग मोमेंटम के एग्जांपल को। इवन अ स्मॉल बुलेट इज एबल टू किल अ पर्सन व्हेन इट इज फायर फ्रॉम अ गन बिकॉज ऑफ इट्स मोमेंटम ड्यू टू ग्रेट वेलोसिटी। जैसे कभी आपने देखा है कि भैया किसी ने अगर किसी को गोली मारता है, वो तुरंत ही उसको मर जाता है आदमी, कैसे? छोटी सी बुलेट रहती है तब भी, भैया वो इतनी बड़ी शरीर है, उसे अगर छोटी सी बुलेट जाती है उसको मार देती है, किस लिए? उसकी वेलोसिटी बहुत तेज रहती है बंदूक की, उसकी स्पीड बहुत तेज रहती है, और उसका मास एकदम छोटा कम रहता है, जिस वजह से क्या होता है, वो उसकी जो वो रहता है मोमेंटम तेज रहता है। यही इसका एग्जांपल है पहला। दूसरा, पर्सन गेट इंजर्ड इन द केस ऑफ हिटिंग बाय मूविंग ऑब्जेक्ट सच एज स्टोन, पेबल्स और एनीथिंग बिकॉज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई पत्थर अगर कहीं रखा है, अगर उस पे अगर थोड़ा पास से अगर गिराते हैं ना, तो कम लगता है, अगर वही चीज अगर दूर से गिराते हैं बहुत तेज लगता है। क्यों? ये तो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट अगर उससे कोई हिट हो जाता है, अगर गाड़ी ठोक देती है तो बहुत तेज लगता है, किस लिए? बहुत उसका मोमेंटम ज्यादा रहता है। अ पर्सन गेट इंजर्ड सेवरली व्हेन हिट बाय मूविंग व्हीकल बिकॉज ऑफ मोमेंटम व्हीकल ड्यू टू मास एंड वेलोसिटी, वही बात हो गई। अब बताइए, 20 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, वी वी, क्या समझ नहीं आया क्या? मोमेंट कुछ इसमें कुछ लगता है, इसमें कुछ दिक्कत आ गई, इसमें एक दो क्वेश्चन नहीं दिखा है। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका 20 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी, और इसका 20 मीटर पर सेकंड, इसका 10 मीटर, इसकी जो दोनों का मास है वो 5 है, तो बताइए मोमेंटम किसमें ज्यादा रहेगा? सिंपल सी बात है, पहले वाले में होगा मोमेंटम ज्यादा, इसमें कम होगा। वी किसे कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा मिक्स है, मिस हो गया था, बट हमने इस क्वेश्चन से बना दिया था। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर में ये आया है 2016-2019 में। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 5 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 0.2 ms की पावर -1? ये क्या होता है सर? इसे ध्यान दीजिएगा, ms की पावर -1। अबे हम अबे भाई, एम एस की पावर -1, -1 की पावर अगर प्लस में करनी तो अपॉन में करना पड़ता है, तो मीटर अपॉन सेकंड, जिसे हम लोग बोलते हैं मीटर पर सेकंड। तो यही सीधा बोल रहा है, वेलोसिटी उसकी क्या है? 0.20 मीटर पर सेकंड ना, ये इसकी वेलोसिटी है। हमें वेलोसिटी दे दिया है और मास भी दे दिया है 5 kg। भैया तुम मोमेंटम नहीं ना निकाल सकते? निकाल सकते हो ना, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर? P इक्वल टू m इंटू वी, मोमेंटम इक्वल टू m मास इंटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला लगाओ, मास की जगह 5 kg लगाओ, वेलोसिटी की जगह 0.20 लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट दीजिए, एकदम आसान सवाल है। ठीक है, द मास ऑफ गुड लॉरी इज 4000 kg। जहां से मास लिखे जो वहां लिख दो, यहाँ पर गिवन क्या लिखोगे सबसे पहले? कहीं आपको अगर क्वेश्चन करना है न्यूमेरिकल तो सीधा गिवन लिखना पड़ता है आपको, पहले क्या लिखेंगे आप लोग? गिवन लिखेंगे। लिखेंगे m इक्वल टू 4000 kg, मास हमें क्या दे दिया है? लॉरी, गुड लॉरी का। ठीक है, 4000 kg एंड मास ऑफ गुड लोडेड ऑन इट्स। अगर हमसे कोई अगर सिंपल सा लॉरी है, मतलब ट्रैक्टर मान लो, उसका मास 4000 kg, अगर उसमें गुड रहता है, मतलब गुड्स मतलब सामान, तब मास कितना रहता है? 20000 kg। कितना रहता है? तो 20000 kg। इसे भी लिख लीजिएगा एक जगह, जो जो आपको क्वेश्चन में दिया हो उसे सबसे पहले क्या लगाएंगे आप लोग, लिख लेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है इफ द लॉरी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, अगर जो लॉरी है वो 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा? जानते हैं? बताइए बताइए बताइए, क्या होगा? लॉरी है, लॉरी मतलब ये है, द मास ऑफ गुड्स लॉरी इज 4000 kg एंड द मास ऑफ गुड लोडेड ऑन इट 20000 kg। तो टोटल मास कितना हो गया उस लॉरी का? बताओ। 20000 प्लस 4000 इक्वल 24000 kg। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा घुमा के बोल लिया तो आप लोग कर नहीं पा रहे होंगे। तो 24000 kg उसका टोटल मास है, और इस वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ही है। अब मोमेंटम निकालना है, P इक्वल टू मोमेंटम इक्वल टू मोमेंटम, उस मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास लगा दीजिए 24000 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 48000 की 48000 आ जाएगा हमारा मोमेंटम। क्या आ जाएगा? 48000 हमारा क्या आ जाएगा? मोमेंटम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोमेंटम आ जाएगा सर। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ लिया था। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या देखा हमने, जस्ट क्या? सेकंड लॉ ऑफ मोशन भैया मोमेंटम है। हाँ
हाँ, आप फालतू में सब परेशान होते रहते हैं बच्चे कि सर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, भैया कुछ नहीं है यार। ये देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप पढ़ चुके हैं, अभी देखो अभी इसका डेफिनेशन बिना पढ़ाए एक बार पढ़ के देखिए क्या लिखा है, मोमेंटम ही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। बच्चे फालतू में परेशान होते हैं। दूसरा लॉ पे आ गए हम लोग, क्या बोला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मोमेंटम जानते हैं, तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है किसी ऑब्जेक्ट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है अनबैलेंस्ड फोर्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स की। जो मोमेंटम रहता है वो अनबैलेंस्ड फोर्स के जो फोर्स होता है उसी के डायरेक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। सिंपल भाषा में अगर बात करें, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है जो एक्सीलरेशन है किसी ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट फोर्स के जिस जो उसके ऊपर लग रही है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके वेट पे। कौन? मोमेंटम। If an object is in the state of rest, then it will remain in rest until an external force is applied on it. Similarly, an object will remain in motion. ये तो भैया inertia first law of motion. This means all objects resist in changing their state. The state of any object can be changed by applying external force only. मतलब एक किसी ऑब्जेक्ट का अगर हमने स्टेट चेंज करना है तो उसके ऊपर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन 2011, 12, 2015 सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर में आया है। A person is prone to more serious injuries when falling from a certain height on a hard concrete floor or on a sandy that on a surface. कह रहा एक पर्सन है वो हार्ड पे गिरता है तो उसको ज्यादा चोट लगती है, बल्कि जब वो सैंड पे गिरता है तो कम चोट लगती है। बताओ किस लिए? भैया सिंपल सी बात है, अगर बहुत ऊपर से गिरेगा हार्ड कंक्रीट फ्लोर तो उसे तुरंत ही वो रेस्ट में आ जाएगा, इसका मतलब मोमेंटम चेंज होगा और इससे क्या होगा, एक्सट्रीमली शॉर्ट टाइम कॉन्सिक्वेंटली होगा। इससे क्या होगा, फोर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द पर्सन डिस्ट्रॉयज मोमेंटम ऑन एक्सट्रीमली लार्ज चांसेस ऑफ मोर इंजरी, जिसकी वजह से चोट लग सकती है, मतलब मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उससे टाइम नहीं मिलेगा, जैसे गिरते गिर जाएगा। बल्कि जब वो सैंडी सरफेस रहेगा तो पहले जब गिरेगा तो वो सप्रेस्ड होगा। ठीक है, पहले से जब कंप्रेस्ड होगा ना, मतलब सैंड पे गिरेगा थोड़ा सैंड दबेगी ना नीचे तरफ, जिसकी वजह से टाइम ऑफ फॉल क्या हो जाएगा, मतलब टाइम ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मोमेंटम जो रहेगा वो थोड़ा कम लगेगा, जिससे उसे कम चोट लगेगी। Why does a continuous push over time help to accelerate a car with a dead battery more efficiently than a sudden push? मतलब कोई कार है, कंटिन्यू पुश कर रहे हैं, उसे हम लोग हेल्प कर रही है एक्सीलरेट कर, जैसे मतलब कोई कार चल हमने एक बार पुश कर दिया तो बहुत तेज तेज चलने लगती है ना, पुश करने पे दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब शुरुआत में भैया ढकेलना है तो थोड़ा वो लगता है ना मेहनत, किस लिए लगती है, क्योंकि जब पहले अगर हमने पहली बार अगर धक्का मार रहे हैं तो भैया वो पहले रेस्ट में, तो रेस्ट में था इसलिए हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, बल्कि जब वो चलने लगता तो हम लोग चलाने में उसको कम देना पड़ता है। यही भैया है इनर्शिया वाला। व्हाट इज अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हर्ट अ स्पेक्टर मोर देन टेबल टेनिस बॉल हिटिंग बाय प्लेयर? टेबल टेनिस से ज्यादा भैया क्रिकेट बॉल को लगता है, क्योंकि उसमें ज्यादा मोमेंटम लगता है क्रिकेट बॉल से, और टेबल टेनिस में कम लगता है। अब मैथमेटिकली एक्सप्रेशन अगर बात करें, जो हमने पढ़ा उसे अगर मैथमेटिकली अगर हम पढ़ना चाहेंगे न्यूटन सेकंड लॉ को क्या क्या बोल रहा था, तो अभी विचार देखते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ में स्टेट दैट फोर्स जो रहता है एक्सर्ट बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है कौन सा, फोर्स। तो हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इक्वल टू एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम वी माइनस एम यू। एम वी मतलब जब नहीं समझ आ रहा तो भैया पहला चैप्टर पहले पढ़ा किया हो, बिना उसको पढ़े नहीं समझ आएगा। एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, टाइम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एम कॉमन ले लिए, वी माइनस यू अपॉन टी, और ये हमने देखा था वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, एफ इक्वल टू के एम ए, भैया वी माइनस यू अपॉन टी एक्सीलरेशन के बराबर रहता है, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी ना, तो हम लोग सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। क्या लिख सकते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए ना। हाँ, तो एफ इक्वल टू के एम ए, मतलब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन हटा इसकी जगह इक्वल टू आया तो एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है, हमेशा जब कोई प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट के आता है, लेकिन यहाँ के की वैल्यू 1 होती है, के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है कांस्टेंट की, तो एफ इक्वल टू एम ए। यहाँ हमें पता चला जो फोर्स इक्वल होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, एफ इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये डेरिवेशन पूछ सकता है, बोलेगा डिराइव न्यूटन सेकंड लॉ, लिखेंगे एफ इक्वल टू एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो कि होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। एफ इक्वल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू, एम कॉमन ले लो, तो एम इक्वल टू एम, एफ इक्वल टू एम कॉमन वी माइनस यू अपॉन टी, वी माइनस यू अपॉन टी के लिए ए, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जो कि है के, बट के की वैल्यू 1 होती है, तो एफ इक्वल टू एम हमारा आ जाता है। ये हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है, एफ इक्वल टू एम ए। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, केजी अपॉन केजी मीटर स्क्वायर,
केजी केजी अपॉन मीटर स्क्वायर। तो सिंपल बात करें फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। भैया हमने शुरुआत में देखा था न्यूटन, भैया न्यूटन ही देखो, बाकी कुछ मत देखो। क्या होती है न्यूटन? क्या होती है न्यूटन? क्या होता है? व्हेन एंड 1 न्यूटन कितना होता है? व्हेन एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड इज सीन इन अ बॉडी ऑफ मास 1 केजी देन द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी से बी 1 न्यूटन। 2 नंबर क्वेश्चन में ये पक्का आता है। क्या बोल रहा है? 1 न्यूटन क्या होता है? जब 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे कोई बॉडी अगर 1 किलो का कोई बॉडी है जो मास है और 1 मीटर पर सेकंड की एक्सीलरेशन में चल रही है, तो जो उस पे फोर्स अप्लाई होगा वो 1 न्यूटन कहलाएगा। सिंपल। भैया फोर्स और मोमेंटम में से अभी तक डिफरेंस नहीं समझ आया, और एक बार और देख लेते हैं। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। फोर्स कैन एग्जिस्ट इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। फोर्स जब अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी में है तब भी उसमें फोर्स भैया एग्जिस्ट करता है। जैसे कि ma होता है ना, तो मास अगर एक्सीलरेशन उसका कम नहीं भी है, 1 भी है, स्टेशनरी पे भी है, तब भी फोर्स एग्जिस्ट होता है। लेकिन मोमेंटम नहीं होता है, होता है लेकिन जीरो रहता है। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डिपेंड ऑन द एक्सीलरेशन। जो डायरेक्शन रहता है फोर्स का वो एक्सीलरेशन पे क्या होता है? डिपेंड होता है। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डिपेंड ऑन द एक्सीलरेशन बट द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम डज नॉट डिपेंड, सॉरी डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो जो डायरेक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन रहता है किस पे डिपेंड रहता है? एक्सीलरेशन पे डिपेंड रहता है, बल्कि जो मोमेंटम का डायरेक्शन रहता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड रहता है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। फोर्स टाइम भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, मतलब फोर्स अगर बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा और फोर्स अगर कम होगी टाइम ज्यादा लगेगा। बल्कि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, अगर मोमेंटम बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा। फोर्स रिमेन कांस्टेंट फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। फोर्स कांस्टेंट रहेगी अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। मोमेंटम चेंज होगी जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है, लेकिन अगर तब कांस्टेंट रहेगी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फोर्स इफ मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड? बोल रहा है कि फोर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा जब बॉडी का मास जो है, मास ऑफ बॉडी डबल हो जाएगी। नहीं पता? अरे चुपलू, अभी हमने देखा फोर्स क्या रहती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है टाइम के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है किसके? टाइम की। ये बोल रहा है अगर मास मास अगर हमने डबल कर दिया तो फोर्स क्या होगा? ये भी डबल हो जाएगा भैया। F इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मतलब F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m है कि नहीं? है सर। नहीं पता चला? एग्जांपल थ्रू बताऊं? बता दीजिए सर एक बार। जैसे कि मान लो अगर मास अगर मान लो हमारा 2 है और एक्सीलरेशन 1 है, तो फोर्स कितना आ गया? 2 आ जाएगा। बट जब हमने अगर इसको डबल कर दिया मास को, तो 4 इंटू 1 फोर्स, तब 4 आ जाएगा। तो मतलब ये भी डबल हो गया ना, 4 भी तो देखो डबल आ गया, अभी तक 2 था वो 4 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज हाफ। मतलब अगर एक्सीलरेशन हाफ हो गया तो तब भैया फोर्स भी हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। जैसे कि 2 इंटू 1 है तो 2 आ रहा है, 2 इंटू 1/2 आ गया, तो तब भी भैया तब 1 आ जाएगा, तो ये भी हाफ हो जाएगा। तो यही सिंपल सी बात थी। जो फोर्स होता है वो मास ऑफ द बॉडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है और एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डज अ फील्डर पुल हिज हैंड बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल? जैसे कैच करने के बाद वो अपना हाथ को पीछे कर लेता है, क्यों बताओ? द फील्डर पुल हिज हैंड बैकवर्ड टू इंक्रीज द टाइम ओवर व्हिच द बॉल मोमेंटम डिक्रीज टू जीरो। इसीलिए कि जब तक नीचे करने से क्या होगा, जो उसकी मोमेंटम रहता है वो जीरो हो जाएगा। दिस रिड्यूस द एक्सीलरेशन, जिससे एक्सीलरेशन कम हो जाएगा और जिससे उसके हाथ पे लगेगी नहीं चोट। ठीक है, यही सी व्हाई आर द हेडलेस इन हाई जंप इवन मेड टू फॉल कसन ऑन सेट बेल्ट? हाई जंप में नीचे क्यों सैंड लगा रहता, वो सैंड रहता है या कसन रहता है? भाई उसको लगे ना, चोट ना लगे, जिससे मोमेंटम कम हो जाए। Why does a karate player use a quick powerful strike to break a slap? ये क्विक जल्दी से क्यों मारते हैं उस पे? जिससे एक्सीलरेशन कम हो जाए, तो टाइम शॉर्ट लगे, जिसकी वजह से मोमेंटम कम लगे। 2010, 2016, 2022 के पेपर में ये आ चुका है, SQP सैंपल क्वेश्चन पेपर में। The velocity time graph of a car 1000 kg mass is given alongside from a graph answer is what is the maximum force acting on the car? Why? कह रहा है ये ग्राफ है, इसको देख के बताओ। जो 1000 kg इसका मास है, बोला है कि मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द कार कितना होगा? मैक्सिमम फोर्स कितना लग रहा है इस पे? ma F इक्वल टू ma लगाएंगे, हमें फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। एक्सीलरेशन हमें पता है, एक्सीलरेशन कितना हो रहा है इसे निकाल लीजिएगा b माइनस u अपॉन t से, तो हमारा एक्सीलरेशन आ जाएगा। F इक्वल टू ma लगा के इसे निकाल सकते हैं। व्हाट इज द रिटार्डिंग फोर्स? रिटार्डिंग फोर्स क्या है भी बता सकते हैं आप। फॉर हाउ लॉन्ग देयर इज नो फोर्स एक्टिंग?
कह रहा है कि कितने देर तक के लिए कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। इस समय के लिए देखो, ये देखो यहाँ पर इतना सेम है, तो इस टाइप के लिए कुछ नहीं हो रहा, तो 8 - 4 मतलब 4 सेकंड के लिए कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो यही सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के की और। इफ द टाइम टेकन टू ब्रिंग अ बॉल टू रेस्ट फ्रॉम अ सडन वेलोसिटी रिड्यूस टू हाफ, व्हाट विल बी चेंजेबल। वही बात है, इनर्शिया फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो वही फोर्स वाला वो हमने डायरेक्टली प्रपोजल जो हमने बताया वही वाला क्वेश्चन है। डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन। मैंने बताया था 1 न्यूटन क्या होता है, जब 1 केजी 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे 1 केजी का जब ऑब्जेक्ट को में जो फोर्स लगती रहती है वही 1 न्यूटन है। A force of 2 Newton acting on a body changes velocity immediately from 2 meter to 5 meter per second in terms of gravity mass of the object। F दिया हमें, M दिया है, M निकालना है, A दिया नहीं है। कैसे, A मतलब V दिया है 5 - 2 अपॉन A। एक्सीलरेशन क्या होता है, V - u अपॉन T। 10 सेकंड में तो 5 में से 2 गया 3, 3/10। एक्सीलरेशन हमारा 3/10। और क्या दिया है हमें, फोर्स दिया है, तो डो दिया है। F इक्वल टू M क्या है, M निकालना है, A है 3/2 3/10 है ना, उधर जाएगा तो हो जाएगा 20/3। यही हमारा मास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। 8000 engine pulls a train of 5 wagons each of 2000 kg along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force of 5,000 Newton, calculating net accelerating force। मैंने बताया था कैसे निकाला जाता है, न्यूटन थर्ड लॉ पे बताइए। जो मैं नहीं करवा रहा उसको छोड़ मत देना, उसे जरूर करना भैया। भैया छोड़ दिए तो हम भी छोड़ देते हैं। कमेंट्स में उसका आंसर लिख के देना भैया, जो सारे आंसर लिखा रहेगा सही उसे भैया क्या मिलेगा, पिन मिलेगा। और अगले अगले में शाउट आउट मिलेगा भैया। क्या मिलेगा, शाउट आउट मिलेगा। उसका नाम हम लोग लेक्चर की शुरुआत में लेंगे। अच्छा, हमने पिछले लेक्चर का भैया देखा हम लोग किसी बच्चे ने कमेंट नहीं किया आंसर मोशन वाला चैप्टर का मैंने जो क्वेश्चन दिए थे। क्यों भैया, क्यों नहीं कर रहे हैं, जरूर कीजिएगा। उन बच्चे का नाम हमें लेना है। और उससे पहले जो मैंने पढ़ाया था चैप्टर, क्या नाम था चैप्टर का, क्या नाम था भैया, पहला चैप्टर नहीं पता क्या पढ़ाया था मैंने, मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ाया था। हमारा आराम मैच की जो शुरुआत हुआ था ये भी नहीं याद है तुमको। उस दिन मैंने 2 बच्चों को देखा जो कि एकदम सही आंसर पिन, उनमें मैंने पिन भी किया है, और जाके देख लेना। 2 बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया था। और उन दोनों बच्चों का नाम था, मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी, इस वीडियो में बता देता हूँ। उन दोनों बच्चों का नाम था अमन पांडे। एक बच्चा था अमन पांडे, वो बच्चा ने क्या किया था, एकदम आसान अच्छे से पूरा आंसर लिखा था। और दूसरी एक लड़की थी जिसका नाम था प्रांसी मिश्रा। इन दोनों ने आंसर एकदम सही लिखा था। क्या लिखा था, सही लिखा था। तो इन दोनों का मैंने नाम पिछली वीडियो में भी दिया था और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। और इन लोगों को मैंने पिन भी किया था, एक को पिन कर सकता था तो एक को पिन कर दिया जो पहले दिया था आंसर। इन दोनों बच्चों और बच्चियों ने दोनों ने एकदम सही सही आंसर दिया था, तो इन्होंने मैंने पिछले लेक्चर में भी दिया था। तो इस बार जो क्वेश्चन कर रहा हूँ इन्हें जरूर कॉमेंट में दे दीजिए, जिससे अगली बार आपका मैं नाम दे सकूँ। बढ़ते हैं हम लोग न्यूटन की थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। ये न्यूटन का आखिरी लॉ था भैया। 3 लॉ दिए थे न्यूटन बाबा ने, पहला दिया था इनर्शिया, दूसरा दिया था भैया मोमेंटम, तीसरा भैया एकदम आसान है ये तो भैया, कौन सा सब बच्चों को रटता रहता है क्या। न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो भैया सबको रट जाता है। न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी अगर से आप कोई भी एक्शन कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो इक्वल एक्शन, इक्वल और अपोजिट क्या करेगा, रिएक्शन करेगा आपके ऊपर। ठीक है, जैसे कि आप मुक्का मारते हो दीवार पे, तो दीवार भी आपको रिएक्शन करती है उतनी देर भले आपको नहीं लगता। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल अपोजिट एंड एक्टिंग on different bodies। When one body exerts a force on other body, the first body exerts a force which is equal in magnitude in the opposite and in the opposite direction of force which it exerts। वही मैं बात है जो सबको याद रहता है भैया, कि जो न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है कि हर एक्शन के पास इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर फोर्स एक्सर्ट कर रही है अगले बॉडी पे, तो जो फर्स्ट बॉडी है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है जो मैग्नीट्यूड में इक्वल रहता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स रहता है जो एक्सर्ट होता है। The mathematical representation of Newton's third law of motion is let A be the body exert force B, force F1 on the body B, then force B to exert a force F2 on the body A which is given by F1 equal minus F2। मतलब जो आप मान लो जो हमने एक्सर्ट किया फोर्स वो F1 है और जो दूसरा रिएक्शन आया वो F2 है, तो F1 इक्वल माइनस F2 आएगा। बोल रहा है why do both the players hurt when they collide while playing a football। किस लिए दोनों प्लेयर को लगती जब वो दोनों फुटबॉल खेलते समय दोनों लोग का सिर लड़ जाता है, तो वही बात है भैया, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन न्यूटन की थर्ड लॉ की वजह से। why do push the ground backward when trying to walk forward। हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो भैया ग्राउंड को पुश कैसे बैकवर्ड लगता है कि बैकवर्ड पुश कर रहे हैं, यही भैया। when you try to walk forward you push the ground backward according to Newton third law the ground exerts an equal and opposite reaction force on the free with proper forward equation। हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। why does a get recoil when a
बुलेट इज फायर अपोजिट रिएक्शन होता है, इसीलिए व्हाई डज अ रोइंग बोट मूव बैकवर्ड व्हेन अ सेलर जंप आउट ऑफ इट, उसके बाहर निकलता है पीछे क्यों जाता है, क्योंकि वो जब आगे गया तो अपोजिट रिएक्शन करेगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। Why does a swimmer push water backward to move forward in water, आगे बढ़ने के लिए वो पीछे की पानी फेंकता है, जिससे वजह से क्या होता है, a swimmer pushes water backward using their arms and legs according to Newton third law, the water exit and equal and opposite force, अगर वो पीछे ठेलेगा तो वो न्यूटन की लॉ की वजह से वो अपोजिट रिएक्शन करेगा, इक्वल और अपोजिट, जिसकी वजह से वो उसको आगे ठेलेगा, जिससे वो आगे बढ़ सकता है। Why does a rocket move upward when it is launched, जब रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो ऊपर की तरफ क्यों जाता है, नीचे की तरफ क्यों नहीं जाता है, क्योंकि रॉकेट क्या करता है, अपवर्ड करता है, गैस नीचे फेंकता है ना, जैसे देखो धुआं फेंकता है ना, तो क्या होता है इस वजह से क्या होता है, डाउन को गैस करती है, जिसकी वजह से न्यूटन की थर्ड लॉ से जो गैस रहती है उसे ऊपर फेंकती है, जिसकी वजह से ऊपर चला जाता है। व्हाट इज डिफिकल्ट वॉक ऑन आइस कंपेयर टू रफ सरफेस, बर्फ पे चलने में क्यों थोड़ा सा मुश्किल होती है रफ सरफेस के कंपैरिजन में, वॉकिंग आउट इसलिए डिफिकल्ट होती है उसमें लेस फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन का है, और बाकी उस पे लेस फ्रिक्शन नहीं होता है। चैप्टर हमारा खत्म, कुछ हमारा मोर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, चैप्टर खत्म। हाँ, सबको भैया कहते थे इतना हार्ड चैप्टर है, इतना हार्ड चैप्टर है भैया, गिनती के टॉपिक है, गिनती के उंगली पे गिन सकते हैं इस टॉपिक को आप, चैप्टर खत्म हो गया, मोर क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं, गिनती की टॉपिक था, सब उंगली पे गिन सकते थे। पहले हमने देखा फोर्स, फिर हमने देखा एक्सपेरिमेंट बाबा का, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट, फिर तीसरा हमने देखा न्यूटन के 3 लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, और फर्स्ट लॉ हमने देखा इनर्शिया, सेकंड लॉ देखा मोमेंटम, और दूसरा एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब बढ़ते हैं हमारे मोर क्वेश्चन पे, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग भैया। आइए बढ़ते हैं। गिव अ रीजन में फॉलोइंग, अगर फुटबॉल बॉल किसी को किक करता है, विच रूल ऑन द ग्राउंड एंड आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस कम टू रेस्ट, अगर कोई जो रहता है फुटबॉलर किक करता है बॉल को तो कुछ देर तक वो रोल करती है, उसके बाद क्यों रुक जाती है, किस लिए, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से भैया, फ्रिक्शन उसके ऊपर लगता है, क्योंकि वो अपोजिट उसकी तरफ अपोजिट फोर्स लगाता है फ्रिक्शन, जिसकी वजह से बॉल स्लो होती है, फिर धीरे धीरे बाद रुक जाती है। ओनली द कैरम कॉइन एट द बॉटम ऑफ पाई रिमूव व्हेन अ फास्ट मूविंग स्ट्राइकर हिट्स इट, मतलब जो कैरम कॉइन रहता है बॉटम ऑफ पाइल के वही रिमूव होती है, किस लिए, बताओ बताओ था, स्ट्रेन ऑफ मोशन रहता है, क्योंकि फोर्स होता है स्ट्राइकर लगाता है, इसलिए वो क्या होता है, बाकी सब रिमेन इनफैक्ट रहती है, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से बाकी सब इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहते हैं। अब बुलेट विथ अ मास ऑफ 10 ग्राम इज फायर, वही सब क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल फोर्स निकालना है, मास हमें दिया है, एक्सीलरेशन दिया है, एफ इक्वल टू एम लगा दीजिए, टाइम भी दिया है हमारा, तो भैया वही हमारा, आप क्या इसको पहले ग्राम में, इसको पहले केजी में बदल लीजिएगा, बस यही है इसका मेन, इसको उलझाने वाला यही था कि ग्राम में से केजी में बदल लीजिएगा, और 10/1000 कर देंगे तो 1/100 आ जाएगा, ये इसी से आप एफ इक्वल टू एम लगा के इसका फॉर्मूला कर सकते हैं। सबका आंसर कमेंट कीजिएगा। इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड द मून, बताना इसको भी कमेंट में। देखता हूँ, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे जरूर बताइएगा कि अगर मून अट्रैक्ट करता है अर्थ को तो अर्थ क्यों मून की तरफ नहीं जाता है, बताओ बताओ बताओ, क्योंकि जो मून रहता है वो अर्थ के चक्कर लगाता है, और अर्थ क्या अलग करता है, सन का चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से वो होता है हमारा कौन सा लास्ट वाला क्वेश्चन, क्या कहते हैं उसे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या बोला था हमारा लास्ट क्वेश्चन, कह रहा हूँ लास्ट वाला, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोला था, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन देता है, तो क्या करता है वो, जब ऐसे वो राउंड लगाता है तो जैसे कि जब वो अट्रैक्ट कर रहा है तो जो अर्थ रहता है वो भी अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी तरफ नहीं जाता है, दोनों अपने अपने जगह पर रहते हैं। टॉप 5 क्वेश्चन मैं हर सेशन में करवा रहा हूँ, आपको पता ही होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सब का आंसर आपको कहाँ लिखना पड़ता है, कमेंट से, बाकी चाहे क्वेश्चन का आंसर दीजिए चाहे मत दीजिए, बट इन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में जरूर देना रहता है, जिससे आपकी बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है। स्टेडी रीजन बाय अ बुलेट ऑफ स्मॉल मास फायर्ड फ्रॉम अ गन कैन बी फाइटर, मतलब हमने बता दिया था, ये मतलब उसको मार देती है इंसान को, किसकी वजह से, ज्यादा उस पे मोमेंटम लगता है, बुलेट मास है ये है, इतना वेलोसिटी है, इतना नीचे गया, एवरेज रेजिस्टेंस बताओ, रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। हाउ विल बी द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इनटू द वाइज चेंज होता है जब मास इतना स्ट्राइक होती है, वेलोसिटी इतनी है, रीजन बताना, इसे कमेंट में लिखना है आपको ये वाला, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग यूनिट्स, ये इसमें 6 क्वेश्चन है, इन सबकी फिजिकल क्वांटिटी बतानी, सब मैंने पढ़ा चुका है, सब कमेंट में आपको लिखना है, दूसरा क्वेश्चन भी। तीसरा क्वेश्चन बता रहा है ये मास 50 के जी एक्सीलरेटेड है, यूनिफॉर्म फ्रॉम वेलोसिटी ये है, मतलब ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो क्या होगा उसका, क्या होगा, टाइम दिया है, एक्सीलरेशन आप निकाल सकते हैं v - u अपॉन t, एक्सीलरेशन निकल गया, मास दिया ही 50 kg, तो इसका क्या करना, मैग्नीट्यूड निकालना है, और इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकालना है, ये भी निकाल सकते हैं, कमेंट में सब दीजिए। आ क्रिकेट प्लेयर कैचेस अ बॉल ऑफ, ये मास दिया है विथ स्पीड ऑफ, इतना इसका स्पीड थी और इतना सेकंड था, बताओ कितना फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है, एफ इक्वल टू एम करके इसको निकाल सकते हैं आप, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, व्हेन एन एथलीट कम रनिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ही इज एबल टू जंप लॉन्गर, व्हाई, जब
दूर से अगर आप भाग के आते हैं एटलीस्ट तो क्यों ज्यादा जंप कर सकते हैं, क्योंकि उनका मोमेंटम बढ़ता रहता है। अरे यार इसका मैंने आंसर दे दिया, कोई बात नहीं, चलो इसका आंसर मैंने दे दिया है। बाकी का 4 क्वेश्चन और इसका आंसर मिला के आप लोग आंसर कमेंट पिन कर दीजिएगा। उसका आंसर में जिसका आंसर सही रहेगा उसे मैं पिन करूंगा और अगले में उसी का नाम भी लूंगा। मोमेंटम ज्यादा रहता है इसलिए वो लॉन्गर जंप करता है। हमारा चैप्टर आज यहाँ से कंप्लीट होता है। हमारा फिजिक्स का चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 खत्म होता है और केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 भी खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, उसको कंप्लीट करेंगे और हमारे पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। 2 चैप्टर उधर हो गए, 2 चैप्टर इधर हो गए, 4 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। और बाकी जो वीडियो अभी मैंने डाल चुका है बैच का, अगर आपने नहीं देखा तो उसे जरूर जाके देख लीजिए, जरूर से जरूर। इसी चैप्टर की तरह एकदम आसान एक्सप्लेनेशन मैंने सारे चैप्टर का दिया है, जिससे आपको अच्छे से आसान हो जाता है। 1 घंटे से ज्यादा वीडियो नहीं बना होगा मेरे हिसाब से, बन भी गया होगा कोई बात नहीं, 1 घंटे में आपको पूरा चैप्टर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दिया। हाँ, और ये जो नोट्स हैं ये इनफ है। हाँ, इस नोट्स के बाहर से एक सवाल भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है इस चैप्टर की। ठीक है, और इन जो क्वेश्चन करवाया हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार सारे आंसर कमेंट में दे दीजिएगा। हाँ, मिलते हैं बाद में, बहुत बहुत धन्यवाद।